नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बगहा से आ रही है, जहां पर खुले नाले में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है। बरामदे में खेलने के दौरान बताया जा रहा है जब ये बच्चा हादसे का शिकार हो गया। खुले नाले में गिरने से इस बच्चे की मौत हो गई है। नगर परिषद की तरफ से नाले का निर्माण कराया गया था और निर्माण के बाद से ही ये नाला खुला था। इसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाया गया था जो हादसे को आमंत्रण दे रहा था और इसी वजह से आज एक बच्चे की खेलने के दौरान नाले में गिरने से मौत हो जाती है। बगहा से ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां पर रामनगर थाना क्षेत्र के घटना, नाले में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई है। तस्वीर आपके सामने, ये वही नाला है। तो बरामदा में खेलत रहलो आ वजह से खेलते खेलते गिर गइलो। नाली खुला रहलो, ओइमे गिर गइलो, ढक्कन ना रहलो आ सब अथी गंदा में पानी पी लेलो, सब ओइजा मर गइलो निकल। तो इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। तस्वीरें आपके सामने और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ये खुले नाले हादसे को आमंत्रण दे रहे हैं और कभी कोई हादसा किसी के साथ हो जाए तो इसमें आश्चर्य नहीं। नगर परिषद अध्यक्ष कहां है, इसे जवाब देने वाला कोई नहीं। और इन कई सवालों के बीच देखिए, इस वक्त निर्माण के बाद आखिर नाले पर ढक्कन क्यों नहीं लगाया गया, ये सवाल खड़ा होता है। और क्या हादसे के इंतजार में नगर परिषद जो है वो बैठा हुआ था? नगर परिषद के पदाधिकारियों पर इस हादसे के बाद क्या कोई कार्रवाई होगी? निर्माण के बाद नाले पर ढक्कन क्यों नहीं लगाया गया, इन सवालों का जवाब देने के लिए अधिकारी इस वक्त सामने नहीं है। सहयोगी मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अब इस हादसे के बाद सवाल ये जरूर उठेंगे और उठ रहे हैं कि नगर परिषद ने ये जानबूझकर लापरवाही क्यों बरती, जिस वजह से एक बच्चे की, मासूम की जान चली जाती है। निश्चित तौर पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और सबसे बड़ा सवाल है कि नगर पंचायत या नगर परिषद की ओर से जो भी नालियां बनाई जाती है उस नालियों में ढक्कन का प्रावधान होता है। जब भी नालियां बनेगी साथ ही साथ ढक्कन लगते जाएगा। एक सरकार की बड़ी राशि का घोटाला है और साथ ही जनमानस के हिसाब से भी बड़ी लापरवाही है। नगर पदाधिकारी कोई स्टेटमेंट देने की स्थिति में इस वक्त हैं? क्या उन्होंने फोन उठाया? आपकी कोई बातचीत हो पाई? नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी ने जांच की बात कही है कि जिस नाली में यह दुर्घटना हुई है उस प्राकलन में ढक्कन की व्यवस्था है कि नहीं। अगर ढक्कन की व्यवस्था है और ढक्कन नहीं बनाया गया है तो गलती किसकी, इसका जवाब उनके पास है? निश्चित तौर पर नगर पालिका की गलती है, क्योंकि भुगतान से पहले स्थानीय स्थल पर जाकर अभियंताओं को जांच करना होता है, नगर पालिका के कमेटी को जाकर जांच करना होता है, उसके बाद ही भुगतान होता है। तो निश्चित तौर पर नालियां बनाई जाता है और ढक्कन नहीं बनाया जाता है, उसके बाद भुगतान हो जाता है और इस तरह का हादसा सामने आ रहा है। तो यह रामनगर क्या टीम यहाँ पर जांच के लिए पहुंची थी जब इस नाले का निर्माण हो गया? उसके बाद लोगों की तरफ से कहना है कि जब से निर्माण हुआ तब से इस पर ढक्कन नहीं लगाया गया था। आज ये बच्चा इस हादसे का शिकार होता है, आगे भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, या फिर हम ये मानकर चलें कि नगर परिषद इंतजार कर रहा था कि कोई हादसा हो, जवाब उनसे पूछा जाए, फिर खानापूर्ति के लिए जवाब उनकी तरफ से दिया जाए? यहाँ बताना चाहेंगे कि सिर्फ रामनगर में यही एक नाला नहीं है, तमाम ऐसे नाले हैं जिसका निर्माण हुआ है और नगर पालिका की तरफ से अभी तक ढक्कन नहीं लगाए गए हैं। कई ऐसे नालियों के खुलासा के बाद सामने आ रही है जहाँ नालियों का के ढक्कन का भुगतान भी करा लिया गया है, लेकिन नगर पालिका ने इन नालियों पर ढक्कन लगाना मुनासिब नहीं समझा। और इस दुर्घटना के बाद जाँच की बात कही जा रही है और जाँच के बाद क्या कार्रवाई हो पाएगी ये देखना बड़ा सवाल होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, जिस हादसे का इंतजार नगर परिषद कर रही थी वो हादसा हो गया और ऐसे कई नाले हैं जो इस वक्त भी बिना ढक्कन के हैं और कोई हादसा इसके आगे नहीं होगा, ये दावा नहीं किया जा सकता। हालांकि एक बार फिर से तमाम हादसों के बाद लीपापोती की कोशिश और एक दूसरे पर पल्ला झाड़ने की कोशिश इस घटना के बाद भी सामने आती हुई। और बड़ी खबर इस वक्त भागलपुर से आ रही है, जहां युवक की पीट कर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि छेड़खानी का आरोप लगा था, जिसके बाद इस युवक की जमकर पिटाई की जाती है। पीट कर हत्या में इस शख्स की जान जा चुकी है। भागलपुर से ये बड़ी खबर आ रही है।
छेड़खानी के आरोपी युवक की पिटाई की गई और शाकुंड थाना के मिल्की गांव की यह घटना है। छेड़खानी के आरोपी की जब पिटाई की जाती है, इस कदर उसकी पिटाई की गई कि इस शख्स की मौत हो गई। फागू मंडल के हाथ पर बांधकर पिटाई होती है। अनिल मंडल, गौतम मंडल और परिजनों पर इस मारपीट का आरोप लगा है और 5 लोगों के खिलाफ इस वक्त मामला दर्ज किया गया है। और आरा के जगदीशपुर नैका टोला में उत्पाद अधिकारियों की तरफ से और पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर छापेमारी की है, जिसमें 149 कफ सिरप बरामद किए गए हैं और बताया जा रहा है कि इन कफ सिरप का इस्तेमाल नशीले पदार्थ के तौर पर लोगों की तरफ से किया जा रहा था और इसकी बरामदगी की गई है। हालांकि इसके बाद से लगातार कार्रवाई जो है इन इलाकों में इस लेकर की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर 149 कार्टन कफ सिरप बरामद किया गया है। बरामद कफ सिरप को प्याज की बोरियों में छिपाकर लाया जा रहा था। इसे उत्पाद विभाग और जगदीशपुर थाने की पुलिस ने ट्रक के अंदर से बरामद किया है। ड्राइवर की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास दवाओं के कागजात नहीं थे और ये फरार होने की कोशिश करने लगा, जिसे इसे गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई है। जो जानकारी इस वक्त सामने है, बताया जा रहा है कि बरामद कफ सिरप वाराणसी से पश्चिम बंगाल ले जाने की कोशिश की जा रही थी। खबर मोतिहारी से, जहां पर सरपंच पति को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें कि बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इस पंचायत चुनाव के मद्देनजर लगातार पुलिस की टीम जो है कार्रवाई कर रही है। लेकिन देखिए, यहां सरपंच पति जो है वो खुद नशे की हालत में सड़क के किनारे गिरे हुए थे। ग्रामीणों की तरफ से पुलिस को जानकारी दी जाती है, सूचना दी जाती है और इस सूचना के बाद पुलिस जब पहुंची तो इनका जांच कराया गया। शराब के नशे में बताए जा रहे हैं सरपंच पति और अब एक बार फिर से इन इलाकों में यह कार्रवाई तेजी पकड़ती हुई मोतिहारी के कंछेदवा के सरपंच पति को पुलिस ने इस वक्त गिरफ्तार किया है। मेडिकल जांच में इस बात की पुष्टि हुई है कि इन्होंने शराब का सेवन किया हुआ था। पंचायत चुनाव में वोट के लिए जनप्रतिनिधियों के द्वारा शराब पार्टी करने का मामला लगातार सामने आता हुआ। खबर औरंगाबाद से, जहां पर उत्पाद अधीक्षक की तरफ से कार्रवाई की गई है और देखिए, उत्पाद अधीक्षक की कार्रवाई में ट्रक और कार से शराब की एक बड़ी खेप को बरामद किया गया है। बताते चलें आपको कि शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। बताया जा रहा है कि शराब को खपाने की कोशिश की जा रही थी, जिस दौरान पुलिस को जानकारी मिली और उसके बाद इस कार्रवाई में गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक ट्रक और एक कार से भारी मात्रा में शराब की खेप को जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए के आसपास आंकी गई है। वहीं पुलिस ने 4 शराब तस्करों को भी इस दौरान गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पंचायत चुनाव के दौरान शराब को खपाने की तैयारी की गई थी, लेकिन पुलिस ने इनके मंसूबों को नाकाम कर दिया। आसन पंचायती चुनाव के मद्देनजर उत्पाद विभाग द्वारा निरंतर छापेमारी और वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में आज एरका चेक पोस्ट पे एक ट्रक पकड़ा गया, एक कार पकड़ी गई और कुल 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई और इन सब कुल बरामद प्रदर्श है मसालेदार देसी शराब 110 लीटर, अवैध देसी शराब है 112.5 लीटर और विदेशी शराब लगभग 3,500-4,000 लीटर के आसपास है। वैशाली की बेटी इंसाफ मांग रही है। 14 सितंबर को 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया जाता है। दरिंदगी की सारी हदें पार करते हुए इसके जिस्म पर कई जख्म दिए जाते हैं। 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और सवाल लोगों के आक्रोश के तौर पर सड़क पर अब खुलकर सामने आता हुआ। साइकिल और बैग की बरामदगी नहीं की गई है, इसीलिए हम लोगों में आक्रोश भी है। दुनिया के पहले गणतंत्र में भड़का है आक्रोश। और रक्त का समावेश मिला है।
प्रशासन के खिलाफ जनता में जबरदस्त रोष। 14 साल की नाबालिग बनी दरिंदों का शिकार। गुजर गए 5 दिन, नहीं कोई गिरफ्तार। वैशाली की बेटी को इंसाफ कब? वैशाली की ये बेटी 14 सितंबर को अपने घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए निकली थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि दरिंदे उसके साथ हैवानियत के तमाम हदों को पार कर देंगे। जब हमारी टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो वहां उस घटना पर उसके साथ हुई बर्बरता के निशान चीख कर इस बात की गवाही दे रहे थे कि दरिंदों ने उसके जिस्म पर कितने जख्म दिए हैं। और अब आपको उस ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम अपने सहयोगी अमित कुमार के जरिए दिखा रहे हैं, जो आपकी रूह को कपा देगी। घटना के दिन कहा जाता है कि जो छात्रा थी वो इसी सड़क से, मुख्य सड़क जो है ये करनौती पंचायत की ये सड़क है, और इस सड़क से वो जा रही थी। तभी कुछ दरिंदे उसे वहां से घसीटते हुए पकड़ करके यहाँ लाए। यहाँ लाने के बाद जो कही जा रही है बातें, जो एफआईआर में शिकायत दर्ज कराई गई है कि बच्ची के साथ गैंगरेप किया गया। लड़की जो है, बच्ची वो जद्दोजहद में लगी रही कि किसी तरह वो अपनी आबरू बचा ले, अपनी जिंदगी बचा ले, लेकिन दरिंदे इतने हवान हो चुके थे कि उसने रेप किया और उसके बाद उस बच्ची का गला घोंट करके हत्या कर दी, हाथ पैर तक तोड़ डाला, और फिर इसी बधार में ये पानी जो है यहाँ उसे उसके शव को फेंक दिया। यहाँ पे जो गांव के जो चौकीदार हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइएगा शव कहाँ था, डेड बॉडीज कहाँ थी? सर आगे पानी में था। पानी में था जी। आप लोग आए तो क्या देखा आप लोगों ने? हम लोग आए तो पानी में था। पानी में था, कैसे निकाला फिर आप लोगों ने? ग्रामीण लोग निकाले। ग्रामीण लोग मिलकर निकाले जी जी। पुलिस को आप लोगों ने सूचना दिया? जी। कितने देर बाद आपके अधिकारी आते? वो आ गए थे 8 बजे। 8 बजे आ गए। आप लोग कब आते? हम लोग तो थोड़ा अलग थे, जैसे यहाँ जो चौकीदार हैं यहाँ के वो अभी नहीं है, वही बताते, वो लाश वही लोग निकाले हैं, उन्हीं को सामने में निकला है लाश। उसके बाद हम लोग बांध टूटा हुआ था, वहाँ ड्यूटी था। उसके बाद सब पोस्टमार्टम हमारा हो गया है, तो वहाँ से हम लोग आए। क्या नाम है आपका? बलिंदर पासवान। आपका? उपेंद्र पासवान। तो ये बलिंदर हैं और उपेंद्र है, ये दोनों जो हैं बता रहे हैं कि लड़की जो है वो जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद में लगातार जुटी रही। जिस तरह से छत बिछत जो है अवस्था में लड़की का शव जो है वो निकाला गया, और उसके बाद ये आशंका जताई गई कि लड़की के साथ गैंग रेप हुआ है। देखिए, हम कुछ तस्वीर भी दिखाते हैं। ये वो रास्ता है जहां से लड़की को घसीट करके लाया गया था। यहाँ केले के जो थंब हैं वो पूरे तौर पे चिकने हो चुके हैं। लड़की हाथ पैर जरूर खींच रही होगी, क्योंकि अमूमन जो आबरू बचाने की जद्दोजहद होती है, जो तस्वीर होती है, वो इस तरह की तस्वीर जो है वो देखी जाती है। जब दरिंदे जो है हैवान हो चुके थे तो लड़की अपनी आबरू बचाने के लिए यहाँ पे जद्दोजहद में जुटी रही, और वो हालांकि जिंदगी की जंग हार गई। और फिर अब ये पूरा मामला जो है वो पुलिस के जांच के दायरे में आ चुका है। स्थानीय पुलिस कहती है कि जांच कर रहे हैं, जिले के अधिकारी कहते हैं हम जांच करवा रहे हैं। सबसे अहम बात और बड़ी बात यह भी है कि इस जिले के जो जिलाधिकारी हैं वो भी एक महिला है। तो ऐसे में जो पीड़ित परिवार के लोग हैं वो ये आस लगाए बैठे हैं कि जिलाधिकारी जो हैं, चूंकि महिला हैं, तो इनके दर्द को समझेंगे, और जो जिले के पुलिस कप्तान हैं वो भी न्याय जरूर दिलाएंगे, जल्दी दिलाएंगे। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। लेकिन पुलिस पर एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर 4 दिन बीत जाने के बाद भी एक भी अपराधी जो है वो पुलिस के गिरफ्त में क्यों नहीं आया? खानापूर्ति के नाम पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस कहती है कि पूछताछ की जा रही है। तस्वीर कब तक साफ होगी, इसका इंतजार करनौत पंचायत के सभी सदस्यों को है, पीड़ित परिवार को है, बिहार के आवाम को है कि आखिर वो कौन दरिंदे हैं जिन्होंने ये हैवानियत की। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 जंदाहा। और अब बात पटना के जिम ट्रेनर गोलीकांड की, जिसमें ट्रेनर के बयान पर डॉक्टर दंपत्ति पर एफआईआर दर्ज की गई है।
तो पटना के जिम ट्रेनर गोलीकांड में ट्रेनर के बयान के बाद डॉक्टर दंपत्ति पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और अब इस एफआईआर के बाद इस डॉक्टर दंपत्ति की मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई। हमारे सहयोगी संजय कुमार की ये खास रिपोर्ट देखिए। राजधानी में जिम ट्रेनर विक्रम सिंह को गोली मारने के मामले में नया मोड़ आ गया है। जो घायल हैं विक्रम सिंह, उनके बयानों के आधार पर पटना पुलिस ने इस पूरे मामले में एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े नेता और डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू सिंह के खिलाफ केस दर्ज करते हुए पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जो पीड़ित हैं उन्होंने आरोप लगाया है कि डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी ने ही उनकी हत्या की साजिश रची है। दरअसल इस पूरे मामले में कई तथ्य जो है वो पटना पुलिस के सामने आए हैं। पटना पुलिस के जो अधिकारी हैं उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए इस मामले का खुलासा किया है कि जो मोबाइल का सीडीआर निकाला गया है उसमें इस बात का पता चला है कि जो विक्रम सिंह हैं जिम ट्रेनर और जो डॉक्टर हैं उनकी पत्नी खुशबू सिंह के बीच पिछले 8.5 महीने में करीब 1100 बार बातचीत हुई है। दोनों देर रात भी बात किया करते थे और एक बार में 40-40 मिनट तक बातचीत हुआ करती थी। जब डॉक्टर को इस बात का पता चला तब उन्होंने जिम ट्रेनर को धमकी दी। ऐसा अपने बयान में जिम ट्रेनर ने पटना पुलिस को जानकारी दी है। उसके बाद धमकी के बाद उनके बीच जो दोस्ती थी जिम ट्रेनर और डॉक्टर की पत्नी के बीच वो लगभग खत्म हो चुकी थी, लेकिन अचानक से उन पर जब गोलियां बरसाई गई तब उन्हें यकीन हो गया कि डॉक्टर ने जो धमकी दी थी उसको उन्होंने पूरा करवा दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस को अंदेशा है कि विक्रम की हत्या करवाने के लिए सुपारी किलर्स की मदद ली गई है और पटना पुलिस ने इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो देखिए, पटना में जिम ट्रेनर के ऊपर चलाई गई गोली के पीछे अब मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ता हुआ सामने आ रहा है। जो जिम ट्रेनर का बयान है उसके अनुसार डॉक्टर दंपत्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। पत्नी के साथ काफी वक्त से बातचीत जिम ट्रेनर की चल रही थी, जिसे लेकर पति ने धमकी दी और अब इस गोलीकांड के पीछे इसे एक बड़ा ग्राउंड मानते हुए अब पुलिस अपनी तहकीकात में जुट गई है। और अब बात बिहार पंचायत चुनाव की। तो बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले और इसे लेकर आचार संहिता उल्लंघन के मामले भी लगातार सामने आते हुए लोग इसका उल्लंघन भी कर रहे और औरंगाबाद में मुखिया प्रत्याशी मछली और भात की पार्टी देकर बुरे फंस गए। आपको बताते चले, मुखिया प्रत्याशी की तरफ से सरकारी आवास में ये पार्टी दी जा रही थी। इसकी जानकारी पुलिस को लगती है और उसके बाद पुलिस यहां पर दलबल के साथ पहुंची और मुखिया प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आई। तस्वीरें आपके सामने है जहां पर बारून प्रखंड की खैरा पंचायत की ये तस्वीर है। मुखिया प्रत्याशी वोटरों को लुभाने के लिए यहां पर मछली और भात की पार्टी का आयोजन किए हुए थे, लेकिन किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। सूचना के बाद वरीय पुलिस टीम जो है यह घटनास्थल पर पहुंची और इसके बाद लोग यहां से भाग खड़े होते हैं। एसडीपीओ ने यह बताया कि थानाध्यक्ष के बयान पर मुखिया प्रत्याशी समेत कई लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मतदाताओं को मछली भात का भोज दे रहे हैं और अपने फेवर में लाने के लिए, तो इसकी जांच कराई गई है और एसपी सर के निर्देश के आलोक में जांचों उपरांत वहां से कुछ मछली बरामद हुई है, भुजी हुई मछली, और बारून थाना प्रभारी के द्वारा केस दर्ज किया गया है। अरवल जिले में पंचायत चुनाव जो कि त्रिकोणीय स्तर पर हो रहा है, उससे वोट प्रतिशत बढ़ाने को लेकर के यहां पर एक अनोखी पहल शुरू की गई है। डमी मतदान केंद्र बनाए गए ताकि लोगों को वोट कराने को लेकर के जागरूक किया जा सके और इस दिशा में हालांकि जो लोग डमी मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं उनकी संख्या काफी कम है, लेकिन जो लोग मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं उन्हें पूरी जानकारी दी जाती हुई आपको बताते चलें कि इस वक्त बालिका हाई स्कूल केंद्र की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जहां पर डमी मतदान केंद्र में कम लोग पहुंचे, लेकिन जो लोग पहुंचे उन्हें ईवीएम कर्मी जो हैं
मतदान को लेकर जानकारी दे रहे हैं। केंद्र पर अलग अलग पदों के लिए ईवीएम मशीन लगाए गए हैं। यहाँ 15 लोग आए हैं सुबह से हम लोग। हाँ, अभी तक आए हैं 15 लोग। हाँ, 3 दिन में 70-75 लोग आए हैं 3 दिन में, लेकिन आज लोग कुछ लोग कम आए हैं। हाँ, कल भी आए थे। जानकारी पंचायत चुनाव के बारे में जानकारी हम लोग दे रहे हैं और डमी के बारे दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे मशीन से वोट पड़ेगा। और देखिए, बिहार में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं और इन पंचायत चुनाव में आपको अलग अलग रंग नजर आएंगे। अलग अलग रंगों के साथ प्रत्याशी यहां पर नामांकन करने के लिए भी पहुंची और उन्हीं अलग अंदाजों में आपको एक तस्वीर इस वक्त गोपालगंज की नजर आ रही होगी, जहां पर पानमती देवी, जिनको आप देख रहे हैं, ये पानमती देवी की उम्र आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 80 साल की पानमती देवी मुखिया प्रत्याशी हैं, चुनावी मैदान में हैं और पगरा पंचायत के वार्ड संख्या 3 से वार्ड सदस्य के पद पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं। 80 साल की महिला न तो सही से देख सकती हैं और ना ही सही से वो सुन पाती हैं। महिला अपने पैरों पर भी बिना सहारे के खड़ा नहीं हो पा रही। पानमती देवी भोरे सुरक्षित विधानसभा के पूर्व विधायक बद्रीराम की पत्नी है। बद्रीराम भोरे विधानसभा से वर्ष 1962 से लेकर 1967 तक 2 बार विधायक चुने गए। बद्रीराम इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन अब उनकी पत्नी जो है वो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। विधानसभा क्षेत्र हमारे दादाजी 2 एक बार कटिया से, एक बार भोरे से 2 बार विधायक रहे हैं 1962-1967 में। उन्हीं का सपना था कि मेरी दादी जी श्रीमती पानमती देवी एक बार चुनाव मैदान में उतरे, चाहे छोटा पद हो या बड़ा पद हो। ठीक है, तो उनका सपना हम लोग पूरा कर रहे हैं। उनको वार्ड संख्या 3 से ग्राम पंचायत पगरा राज से उनको वार्ड सदस्य पद के प्रत्याशी बनाया गया है। खबर जहानाबाद से, जहां के काको प्रखंड में किसानों ने प्रदर्शन किया है। किसानों की नाराजगी की वजह भी हम आपको बताते चले। ये किसान खाद को लेकर बेहद परेशान हैं। किसानों को अपनी फसलों के लिए खाद की जरूरत होती है, लेकिन खाद की कालाबाजारी, खाद न मिलना, इन समस्याओं से इस वक्त ये किसान इस कदर परेशान हैं कि आज उन्होंने अपनी नाराजगी को आक्रोश के तौर पर सड़क पर दिखाया। NH 110 को जाम कर दिया गया। किसानों का ये कहना है कि दुकानदार उन्हें खाद नहीं दे रहे और केवल आश्वासन की घुट्टी पिलाई जा रही है। किसानों का ये भी कहना है कि कालाबाजारी की नीयत से दुकानों में खाद को रखा तो जरूर जाता है, लेकिन इन्हें ऊंची कीमत पर बेचने की तैयारी की जाती है। जाम के बाद थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे और खाद दिलाने का भरोसा दिया, जिसके बाद जाकर ये जाम जो है यहाँ से खत्म हुई। खाद कल से आया हुआ है, परसों से दुकानदार द्वारा नहीं दिया जा रहा है। किसान आक्रोश में जाम किया। क्या कहा जा रहा है दुकानदार के द्वारा? दुकानदार कहता है कि खाद आते देते हैं, ये लोग कल से बैठा हुआ रात के रात खाद निकाल के दे देता है। तो उसको लेकर के क्या किया आज? किसान आंदोलन में रोड पर जाम कर दिया दुकान के सामने। अभी थाना प्रभारी आए, कहीं हम खाद दिलवाते हैं, हम लोग रोड खाली कर दिया। भागल हुआ देख करके पब्लिक लोग के भाग गया है। आप लोग को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, धान फूटना बंद हो रहा है। और आज अनंत चतुर्दशी है। इस मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आज मंदिरों में नजर आ रही है। इसे लेकर लोगों में उत्साह जबरदस्त नजर आ रहा है और अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है, जिसे लेकर अब जब मंदिर के पट खुल चुके हैं तो लोगों की अच्छी खासी तादाद जो है वो मंदिरों का रुख करते हुए। और अनंत पूजा की धूम सिर्फ आपको एक जगह नजर नहीं आएगी। लखीसराय और नवादा की तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं, जहां पर अनंत पूजा को लेकर के श्रद्धालु जो हैं वो उत्साहित नजर आ रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए, और पूजा पाठ का जो दौर है वो लगातार चलता हुआ नजर आता है। लखीसराय और नवादा की तस्वीर इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कथा और प्रवचन सुनने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिरों में नजर आ रही है। आपको बताते चलें, प्रसाद ग्रहण करने के साथ पंडितों की माने तो 14 सालों तक नियम से अनंत व्रत करने पर विष्णु लोक की प्राप्ति होती है।
और दरभंगा से तस्वीर जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भगवान गणेश की पूजा अर्चना की एक खूबसूरत और विहंगम तस्वीर है जो आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भगवान की पूजा अर्चना करने में जो श्रद्धालु आपको जुटे हुए नजर आ रहे हैं। महाआरती में भक्तों की भीड़ दिख रही है। महाआरती में कलाकारों ने आरती की थाल को हवा में उछालकर कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। महाआरती में विशेष तौर से बाहर से कलाकारों को बुलाया गया था। सुपौल बाजार स्थित सिद्धि विनायक मंदिर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने, जहां पर लोगों की आस्था आपको नजर आ रही होगी। आयोजन समिति ने कहा कि जल्द यहां 111 फीट ऊंचे मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।